हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक की नैना मैथ्स क्लासेस। बेटा मैं आपको इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कराने जा रही हूँ, जिसका कि नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है जी, इसका इंट्रोडक्शन वीडियो पार्ट 1 ये मैंने बनाया है। इसके अंदर आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट में समझाऊंगी। ठीक है जी, एक टेबल आपकी बुक में बना हुआ है, वही टेबल मैंने यहाँ पर अपने रजिस्टर में बनाया है, वो आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर मैं समझा दूंगी, एक्सप्लेन करूंगी। उसके बाद इंट्रोडक्शन के 3 वीडियो है बेटा, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले बोला था कि मैं आपको जितने भी इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल्स जिसको आप बोलते हैं थ्योरम जो आती हैं थ्रू आउट द चैप्टर, थ्रू आउट द होल बुक, वो सब साथ के साथ कंप्लीट कराऊंगी। तो इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर ही फर्स्ट वीडियो के अंदर तो यहाँ पर मैं इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको इसका इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, थोड़ा बहुत कि चैप्टर में क्या क्या कंसेप्ट है, क्या क्या चीज आप पढ़ने वाले हैं। उसके बाद सेकंड और थर्ड वीडियो जो है उसमें एग्जाम्पल्स है चैप्टर के। ठीक है, पूरे चैप्टर के टोटल 10 एग्जाम्पल दिए हैं, तो 5 एग्जाम्पल मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट 2 में डाल दिए हैं और 5 एग्जाम्पल मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट 3 में डाल दिए हैं। तो वो आप जरूर देखना, क्योंकि आप देख लोगे तो वो उन्हीं के बेस पे एक्सरसाइजेज होती हैं। ठीक है जी, तो आपको अच्छे तरीके से कंसेप्ट क्लियर होंगे। और वैसे भी आपका 10th क्लास बोर्ड है, तो आपको कोई भी चीज एनसीईआरटी की बुक से छोड़नी नहीं है, आपको उन चीजों को तो अच्छे तरीके से करना है। ठीक है जी, तो चलिए, अभी तक आपने बेटा पढ़ा था लीनियर इक्वेशंस के बारे में कि 1 वेरिएबल में, अब आप पढ़ेंगे 2 वेरिएबल्स में। तो उसमें क्या है 2 वेरिएबल्स में, मैं आपको क्लियर करती हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है बेटा, देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पर इसका आ जाता है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, आप जैसा कि देख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब बेटा देखिए 2 वेरिएबल्स आप समझ गए होंगे। जैसे सपोज हम इससे पहले जो भी हमने अभी तक लीनियर इक्वेशंस के बारे में पढ़ा है 1 वेरिएबल में पढ़ा है, जैसे कि सपोज यहाँ पर सिर्फ x ही है, x जो है x वेरिएबल है तो x ही रहेगा थ्रू आउट द इक्वेशन। ठीक है, लेकिन इसके अंदर आप देख सकते हैं इक्वेशन के अंदर 2 वेरिएबल आ रहे हैं, यहाँ पर x भी आ रहा है और 2y भी आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जिसके अंदर एक इक्वेशन के अंदर 2 वेरिएबल आ जाए। ठीक है, और अभी तक आपने जो पढ़ा था वो पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल ओनली। ठीक है, जिसमें जैसे सपोज यहाँ x है तो यहाँ भी x रहेगा, यहाँ y है तो यहाँ भी y रहेगा। ठीक है, सेम वेरिएबल रहते थे। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर बेटा a1 क्या होगा, ऑब्वियसली a1 होगा कोफिशिएंट ऑफ x, b1 क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ y, एंड c1 क्या होगा जो भी कांस्टेंट टर्म है वो होगी। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर a2 क्या होगा x का कोफिशिएंट, b2 क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ y, एंड c2 क्या होगी कांस्टेंट टर्म होगी। ठीक है, तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, इस तरीके से लिखा जाता है। सपोज मैं आपको यहाँ पर एक इक्वेशन लिखकर दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ 2x प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और 3x प्लस 2y प्लस 1 प्लस 2 लिख देते हैं इक्वल टू 0, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर a1 क्या होगा बेटा, a1 इस इक्वेशन के अंदर a1 क्या होगा, a1 होगा 2, a2 होगा 3, b1 क्या होगा जो y का कोफिशिएंट है 3, और b2 क्या होगा ये 2, और यहाँ पर c1 क्या होगा -1 और c2 क्या होगा प्लस का 2। ठीक है, जो भी यहाँ पर कांस्टेंट टर्म आ रही है वो होगा इसका क्या होगा c1 और c2 की वैल्यू होगी। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, इस तरीके से इक्वेशन होती है। तो हम कोफिशिएंट ले लेते हैं, अगर आप इसको इससे रिलेट करोगे तो आप समझ जाओगे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a1 इज द कोफिशिएंट ऑफ x, सो हियर a1 इज इक्वल्स टू 2, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b1 इज द कोफिशिएंट ऑफ y इन योर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ y इज 3, so the value of b1 is 3, and what is c1 is the constant term in first equation। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म क्या है -1, अगर माइनस किया तो माइनस में ले लोगे, प्लस किया तो प्लस में ले लोगे। उसी तरीके से व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a2 इज द कोफिशिएंट ऑफ x इन योर सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, लेट्स से इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन नाम दे देती हूँ, इसको मैं सेकेंड इक्वेशन नाम दे देती हूँ। ठीक है, तो सेकेंड इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है वो a2 की वैल्यू होगी, सेकेंड इक्वेशन में जो y का कोफिशिएंट है वो b2 की वैल्यू होगी, और सेकेंड इक्वेशन में जो थर्ड आपके कांस्टेंट टर्म है वो किसकी वैल्यू होगी, c2 की वैल्यू होगी। इन दोनों को आप रिलेट करके बेटा अच्छे तरीके से समझ सकते हो, बाकी मैंने आपको बता दिया, और आगे जब आप क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे से आपके कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ पर ये जो टेबल है ये आपका बुक में ऑलरेडी बना हुआ है, ये मैंने यहाँ पर बनाया था ताकि मैं अच्छे तरीके से इसको आपको एक्सप्लेन कर सकूं। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है बेटा, सीरियल नंबर आप समझ सकते हैं, 1 2 3 4 जो भी आते हैं वो लिख दिए। पेयर ऑफ लाइंस, सपोज यहाँ पर मैंने पेयर ऑफ लाइंस में यहाँ पर 2 इक्वेशन लिख दी, यहाँ पर लिख दी, फिर सेकंड नंबर में अलग इक्वेशन लिख दी, थर्ड नंबर पे अलग इक्वेशन लिख दी। ठीक है, आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिखी है, जो बुक में लिखी थी बार बार रिपीट कर रही हूँ वही लिखी है। अब यहाँ पर अगर आप देखो, जब आपने ये पढ़ा था
यहाँ पर A1 A2 B1 B2 C1 C2, तो इसको हम अगर सपोज मुझे A1 डिवाइडेड बाय A2 की वैल्यू निकालनी है, A1 डिवाइडेड बाय A2 की वैल्यू निकालनी है, तो इसका मतलब क्या है कि मैं यहाँ पर पहले A1 की वैल्यू लिखूंगी, डिवाइड का साइन लगाऊंगी और उसके बाद A2 की वैल्यू लिख दूंगी। इसी तरीके से अगर मैं B1 डिवाइडेड बाय B2 की वैल्यू निकालनी है तो उसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो B1 की वैल्यू है वो लिखूंगी और डिवाइड का साइन लगाऊंगी, उसके बाद B2 की जो वैल्यू है वो लिख दूंगी। ठीक है जी। और इसी तरीके से अगर C1 डिवाइडेड बाय C2 की वैल्यू निकालनी है तो उसका मतलब क्या है, यहाँ C1 की वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद जो C2 की वैल्यू है वो लिख देंगे। यही मतलब होता है ना। तो देखो बेटा यही चीज यहाँ पर की है, यहाँ पर दो इक्वेशन ले ली है। अब यहाँ पर क्या लिखा है, A1 डिवाइडेड बाय A2, B1 डिवाइडेड बाय B2 एंड C1 डिवाइडेड बाय C2। ठीक है। अब इस इक्वेशन के हिसाब से, इन दो इक्वेशन के हिसाब से A1 क्या होगा, A1 होता है, अभी मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म अभी बताई है ऊपर, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ये होती है। ठीक है जी। तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से यहाँ पर A1 की वैल्यू क्या होगी, कोफिशिएंट ऑफ x। अगर यहाँ पर x का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं दिया, इट मींस क्या है, कोफिशिएंट 1 है, तो A1 की वैल्यू आ गई 1। डिवाइड का साइन A2 की वैल्यू क्या होगी, तो सेकंड इक्वेशन में देखो A1 A2 B1 B2 C1 C2, इस तरीके से ध्यान रखना। ठीक है। तो जो सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है वो होगी A2 की वैल्यू, तो वो क्या है 3, तो 1 डिवाइडेड बाय 3। इस तरीके से यहाँ पर A1 डिवाइडेड बाय A2 की वैल्यू आ गई। ठीक है जी। अब उसके बाद यहाँ पर लिखना है B1 डिवाइडेड बाय B2 की वैल्यू, तो B1 की वैल्यू क्या होगी, कोफिशिएंट ऑफ y इन योर फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन ये ऊपर जो लिखी है फर्स्ट है और जो नीचे लिखी है सेकंड है। ठीक है। तो यहाँ पर y का कोफिशिएंट क्या है, -2। अगर माइनस का तो माइनस का लिख दो, प्लस का तो प्लस का लिख दो। पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपको दिया होता है आपको वैल्यू एज इट इज उतारनी होती है। ठीक है। यहाँ पर -2 दिया है तो -2 लिख दिया, डिवाइड का साइन लगाया क्योंकि यहाँ डिवाइड का साइन है। B2 की वैल्यू क्या होगी, B2 की वैल्यू होगी कोफिशिएंट ऑफ y इन योर सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन ये है, इसमें व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ y इज 4, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 4। ठीक है। उसके बाद इस तरीके से -2 डिवाइडेड बाय 4 आ गई B1 डिवाइडेड बाय B2 की वैल्यू। ठीक है। इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, -1 डिवाइडेड बाय 2 आएगा। ठीक है। अब C1 डिवाइडेड बाय C2। अब आप बोलोगे यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन के अंदर कांस्टेंट टर्म तो हमें कुछ दी नहीं हुई, तो बेटा अगर कोई कांस्टेंट टर्म नहीं दी हुई तो मैं यहाँ पर इसके बाद +0 लिख सकती हूँ ना, इस तरीके से यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ x - 2y + 0। कांस्टेंट की अगर कोई भी टर्म हमें नहीं दी था उसकी जगह आई कैन टेक इट एज 0। ठीक है। उसको मैं 0 ले सकती हूँ। तो यानी कि यहाँ पर C1 की वैल्यू क्या होगी, अगर यहाँ पर C की यानी कांस्टेंट की C1 की कोई वैल्यू नहीं दी तो मैं उसको 0 ले लूंगी, तो यहाँ पर 0 आ गया, डिवाइड का साइन आया। C2 की वैल्यू क्या है, C2 की वैल्यू होगी जो आपका C2 की वैल्यू होगी जो सेकंड इक्वेशन में आपका C2 की वैल्यू है, मतलब कांस्टेंट टर्म है। तो कांस्टेंट टर्म क्या है पर -20, तो वो लिख दिया। अब अगर आप इसको सोल्व करोगे 0 डिवाइडेड बाय -20 हो या +20 हो, वो अल्टीमेटली आपका 0 ही हो जाता है। ठीक है। ये मैं आपको समझा रही हूँ कि किस तरीके से वैल्यू यहाँ पर निकल रही है। अब उसके बाद क्या करना है, कंपेयर द रेशियोज बेटा, क्योंकि इसके बेस पे आपके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। आपको रेशियोज को कंपेयर करना होगा, रेशियोज को कंपेयर करके जो कंक्लूजन आएगा वो भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है, उसी के बेस पे आपसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाएंगे। ठीक है। जैसे हमने कंपेयर किया, हम अगर A1 डिवाइडेड बाय A2 और B1 डिवाइडेड बाय B2 को कंपेयर करें, मैंने इन दोनों को आमने सामने लिख दिया, A1 डिवाइडेड बाय A2 और B1 डिवाइडेड बाय B2। अब इन दोनों को मैं कंपेयर करूँ, यहाँ पर A1 की वैल्यू क्या है बेटा, A1 की वैल्यू आई है 1/3 और B1 की वैल्यू क्या आई है -2/4। अगर मैं इसको कैंसिल भी कर दूंगी तो कितनी आ जाएगी, -1 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगी। तो क्या 1/3 और -1/2 इक्वल है, नहीं है, तो यहाँ पर क्रॉस का साइन लगा दिया। इस वजह से यहाँ पर क्रॉस का साइन लगा दिया क्योंकि इक्वल नहीं है, क्योंकि 1/3 - 1/2 के इक्वल नहीं होता। तो जब अगर A1 डिवाइडेड बाय A2 इज नॉट इक्वल टू B1 डिवाइडेड बाय B2 आए, इसका मतलब अगर इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, यानी कि अगर आप इस इक्वेशन का ग्राफ बनाकर दिखाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा, जो दो लाइंस होंगी ना आपके ग्राफ में वो आपस में इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है। इससे क्या होगा, ग्राफ बनाने से पहले आपको इस चीज को कंपेयर करके पता चल जाएगा कि जो आपका ग्राफ बनेगा उसमें जो दो लाइंस होंगी वो किस तरीके की आएंगी। अगर A1 डिवाइडेड बाय A2 इज नॉट इक्वल टू B1 डिवाइडेड बाय B2 आएगा, इसका मतलब है जो आपकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब आप इन इक्वेशंस की करके दिखाएंगे तो वहां पर इंटरसेक्टिंग लाइन्स आएंगी। सपोज यहाँ पर एक लाइन ऐसे जा रही है, यहाँ एक जा रही है, ये एक दूसरे को किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ A1 डिवाइडेड बाय A2 इज नॉट इक्वल टू B1 डिवाइडेड बाय B2। ओके, ये हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात। अब एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन अगर मैं बोलूं इसका, तो उसका मतलब क्या निकलता है यहाँ पर एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन का, कि एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा, यूनिक। यूनिक मतलब केवल एक ही सॉल्यूशन होगा, इसके बहुत सारे सॉल्यूशन नहीं होंगे। सपोज कीजिए यहाँ पर ये एक्स एक्सिस, ये यहाँ पर इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। ठीक है। तो यहाँ पर ये नीचे एक्स एक्सिस है और यहाँ पर वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस का किसी पॉइंट से ये इस तरीके से आप मिलाओगे और एक्स एक्सिस किसी पॉइंट से मिलाओगे। तो एक्स एक्सिस की सपोज करो यहाँ पर वैल्यू आ गई 3 और वाई एक्सिस की वैल्यू सपोज करो 2 आ गई, तो ये यहाँ पर क्या हो गया, वन सॉल्यूशन निकल गया।
कि x की वैल्यू यहाँ पर 3 निकल गई और y की वैल्यू यहाँ पर 2 निकल गई, क्योंकि जब हम इसको लिखकर दिखाते हैं किस फॉर्म में लिखते हैं, x, y, यानी पहले x की वैल्यू आती है उसके बाद y की वैल्यू आती है। तो x एक्सिस पे ये जो दो लाइनों ने आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया बेटा, तो अगर इस डॉट को मैं एक्स एक्सिस से मिलाऊं और इस डॉट को मैं वाई एक्सिस से मिलाऊं तो किसी एक नंबर पे जाके मिलेंगे ना, पर्टिकुलर किसी नंबर पे। तो उसी नंबर, सपोज यहाँ पर 3 है वैल्यू और यहाँ पर 2 है वैल्यू, तो यानी कि एक्स की वैल्यू पहले लिखूंगी 3 और वाई की वैल्यू लिखूंगी 2, ठीक है। तो यानी कि इसका मतलब क्या, एक ही सॉल्यूशन निकला है यहाँ पर, वन सॉल्यूशन निकला ना बेटा, क्योंकि किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है। तो इसका अगर अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन आपको बोलना होगा तो वो होगा एक्जैक्टली वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन। ये बेटा मैं आपको भी इसमें रफली आइडिया दे रही हूँ, जब मैं आपको इसके एग्जांपल्स कराऊंगी तब आपको अच्छे तरीके से सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसीलिए हर वीडियो देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और जब एक्सरसाइजेस करोगे तो आपको एकदम बचकाने क्वेश्चंस लगेंगे। आपको एक चीज बता दूं, 10th क्लास का मैथ्स जो है 9th क्लास के मैथ्स से बहुत ज्यादा ईजी है। अगर आप इसमें हार्डवर्क कर लोगे तो आप बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हो, ठीक है जी। इसी तरीके से अब एक और दो इक्वेशंस और ले ली सेकंड सीरियल नंबर डाल के, ठीक है। इसको इसी तरीके से कंपेयर कर दिया। ये क्यों करके बताया बेटा, क्योंकि इसमें 3 तरीके की लाइंस आएंगी। एक तो इंटरसेक्टिंग लाइंस आएंगी, एक कोइंसिडेंट लाइंस आएंगी और एक पैरेलल लाइंस आएंगी, ठीक है। तो पहला एग्जांपल जो हमने लिया था वो था इंटरसेक्टिंग लाइन का। अब दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर भी इसी तरीके से A1 डिवाइडेड, यहाँ पे इक्वेशंस कर दी है 2x + 3y - 9 इज इक्वल टू 0 एंड 4x + 6y - 18 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर भी A1 डिवाइडेड बाय A2 करोगे, B1 डिवाइडेड बाय B2 करोगे, C1 डिवाइडेड बाय C2 करोगे, ठीक है जी। तो A1 की वैल्यू आप यहाँ देख सकते हो। A1 की वैल्यू क्या होगी, जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें से A1 की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो A1 की वैल्यू होगी जो कोफिशिएंट है x का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या दिया 2, तो A1 की वैल्यू आ गई यहाँ पर 2। उसके बाद A2 की वैल्यू लिखोगे डिवाइड का साइन लगाकर। A2 की वैल्यू क्या आएगी, जो सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है वो क्या 4। इसको अगर आप कैंसिल करोगे 1/2 आएगा, ठीक है। ठीक है, तो 2 डिवाइडेड बाय 4 आ गया। उसके बाद B1 डिवाइडेड बाय B2। अब B1 की वैल्यू क्या आएगी, जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें जो y का कोफिशिएंट है वो 3 है, तो B1 की वैल्यू लिख दी, डिवाइड का साइन लगाया। उसके बाद B2 की वैल्यू लिखनी है। B2 की वैल्यू क्या होगी बेटा, जो सेकंड इक्वेशन है इसकी उसमें y का जो कोफिशिएंट है वो क्या है 6, तो 6 यहाँ पर B2 की वैल्यू आ गई, ठीक है। इसको भी कैंसिल करोगे 1 डिवाइडेड बाय 2 आएगा। उसके बाद C1 डिवाइडेड बाय C2। अब C1 डिवाइडेड बाय C2 क्या होगा, जो फर्स्ट इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म है वो क्या है -9, वो C1 की वैल्यू होगी, डिवाइड का साइन। उसके बाद सेकंड इक्वेशन में जो कांस्टेंट टर्म होगी वो होगी C2 की वैल्यू, तो वो क्या है -18। यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 9 1 9, 9 2 18, ये भी 1 डिवाइडेड बाय 2 आएगा। यानी कि इन तीनों को अगर आप इनकी लोएस्ट टर्म में लिखोगे ना बेटा, 2 डिवाइडेड बाय 4, 3 डिवाइडेड बाय 6 -9 डिवाइडेड बाय -18, तो ये 1 डिवाइडेड बाय 2 आएगा अल्टीमेटली। इसका मतलब अगर पहली चीज तो है हम कंपेयर करते हैं A1 डिवाइडेड बाय A1 डिवाइडेड बाय A2 इज इक्वल्स टू B1 डिवाइडेड बाय B2 है कि नहीं है। अगर वो नहीं है तो इंटरसेक्टिंग लाइंस आ जाती हैं। अब अगर ये दोनों इक्वल हैं तो हम देखते हैं कि ये दोनों C1 डिवाइडेड बाय C2 के भी इक्वल हैं। अगर ये तीनों ही आपस में इक्वल है बेटा तो कोइंसिडेंट लाइंस आती है, कोइंसिडेंट लाइंस आती हैं। कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब क्या होता है, जैसे आपका ये ग्राफ है, ठीक है, यहाँ पर आपका एक्स एक्सिस है, यहाँ पर वाई एक्सिस है। एक लाइन यहाँ पर इस तरीके से जा रही है तो दूसरी लाइन भी इसी लाइन के ऊपर जाएगी। अगर तीसरी लाइन होगी वो भी इसी के ऊपर जाएगी। अगर फोर्थ इक्वेशन होगी वो भी इसी के ऊपर ही जाएगी। मतलब एक ही लाइन के ऊपर ओवरलैप करेंगी बाकी लाइंस, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन की जो भी आपकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी उसकी जो लाइन बनेगी उसी के ऊपर सेकंड इक्वेशन का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप करके दिखाओगे, सेकंड लाइन भी उसी फर्स्ट लाइन के ऊपर ओवरलैप करेगी, यानी कि उसके ऊपर आएगी। तो इसका मतलब क्या होता है, इस तरीके की लाइन कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं जो एक दूसरे के ऊपर आती हैं, ठीक है। ये तो क्या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात। अगर आप इसका अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन की बात करें, इसका मतलब क्या होता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, इसके अनगिनत मैनी सॉल्यूशंस होंगे, बहुत सारे सॉल्यूशंस निकलेंगे इस तरीके के, जहां पर एक लाइन के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी, तीसरी के ऊपर चौथी, या एक के ऊपर दूसरी, इस तरीके की लाइंस आती हैं, ठीक है जी। तो वहां पर मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। उसके बाद हम लेते हैं थर्ड इक्वेशन, थर्ड एग्जांपल किसके लिए लिया हमने, पैरेलल लाइंस के लिए। अब पैरेलल लाइंस किस इक्वेशन में, मतलब किस सिचुएशन में आती है, और अगर पैरेलल लाइंस आती हैं तो उसका क्या मतलब निकलता है, ठीक है। देखो यहाँ पर दो इक्वेशंस ले ली, x + 2y - 4 इज इक्वल टू 0, 2x + 4y - 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर A1 डिवाइडेड बाय A2 करोगे। A1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर A1 की वैल्यू होगी जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें जो x का कोफिशिएंट है वो 1 है, ठीक है। A2 की वैल्यू क्या होगी, डिवाइड का साइन लगाएंगे। A2 की वैल्यू होगी जो सेकंड इक्वेशन है उसमें x का कोफिशिएंट है वो है 2, तो 1 डिवाइडेड बाय 2 आ गई
आपकी A1 डिवाइडेड बाय A2 की वैल्यू। अब इसी तरीके से B1 डिवाइडेड बाय B2 निकालोगे। B1 कैसे निकलेगा बेटा, जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें जो y का कोफिशिएंट है वो 2 है, ठीक है। और इसी तरीके से B2 क्या निकलेगा, जो सेकंड इक्वेशन है उसमें y का जो कोफिशिएंट है 4, इसको आपस में कैंसिल करोगे 1/2 आएगा। तो यहाँ पर A1 और A1 डिवाइडेड बाय A2 और B1 डिवाइडेड बाय B2 इक्वल आ रहे हैं। अब उसके बाद बात करेंगे हम C1 डिवाइडेड बाय C2 की। इनको अगर हम कंपेयर करेंगे यहाँ पर A1 डिवाइडेड बाय A2 और B1 डिवाइडेड बाय B2 से, तो देखिए C1 डिवाइडेड बाय C2 की वैल्यू क्या आएगी। यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन जो है, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर कांस्टेंट टर्म क्या है, -4 C1 की वैल्यू आ गई, डिवाइड का साइन लगाया। उसके बाद C2 की वैल्यू क्या आएगी, जो सेकंड इक्वेशन है उसमें जो कांस्टेंट टर्म है वो लिख देंगे, वो है -12। अगर आप इसको कैंसिल करोगे माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 4 1 4 4 3 12। लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि A1 डिवाइडेड बाय A2 और B1 डिवाइडेड बाय B2 तो इक्वल आ रहे हैं, लेकिन C1 डिवाइडेड बाय C2 इन दोनों के इक्वल नहीं आ रहा है। जब किसी ऐसे केस में अगर आप रेशियोज को कंपेयर करते हो, अगर A1 डिवाइडेड बाय A2 इज इक्वल टू B1 डिवाइडेड बाय B2 आता है, लेकिन ये दोनों जो है नॉट इक्वल होते हैं C1 डिवाइडेड बाय C2 के, इट मीन्स यहाँ पर पैरेलल लाइंस बनेंगी जब आप उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके दिखाएंगे। पैरेलल लाइंस मतलब जैसे कि आपने ये ग्राफ बना दिया, तो यहाँ पर एक लाइन ऐसे जा रही है, एक लाइन ऐसे जाएगी, मतलब ये लाइन ऐसी होंगी जिनको आप जितना मर्जी आगे इंक्रीज कर दो, जितना मर्जी बढ़ा दो, इनकी जितनी मर्जी वैल्यूज निकाल लो एक्स और वाई की, वो कहीं पर भी एक दूसरे को ना तो इंटरसेक्ट करेंगी और ना ही एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगी, मतलब कि कोइंसिडेंट लाइंस भी नहीं होंगी, वो एक दूसरे के पैरेलल ही जाती जाएंगी। इनको जितना मर्जी लंबा कर दो, जितनी मर्जी इनकी वैल्यूज निकाल दो, ठीक है। तो इस सिचुएशन के अंदर जहां पर पैरेलल लाइंस आती हैं, वहां पर अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन क्या होता है, नो सॉल्यूशन, वहां पर कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकल पाता है। क्यों नहीं निकल पाता बेटा सॉल्यूशन, जैसे कि मैंने आपको बताया था इंटरसेक्टिंग लाइन है, यहाँ पर सॉल्यूशन कब निकला, जब यहाँ किसी एक पॉइंट पे कट किया, तो एक्स एक्सिस की वैल्यू देखी और वाई एक्सिस की वैल्यू देखी, ठीक है। इसी तरीके से लेकिन यहाँ पर तो कोई सोल्यूशन है, और इसमें था कोइंसिडेंट में बहुत सारे सोल्यूशन है, और इसके अंदर कोई सोल्यूशन निकलेगा क्योंकि लाइन कहीं पर एक दूसरे को ना तो कट करेंगी और ना ही एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगी, ये स्ट्रेट पैरेलल जाती चली जाएंगी। तो इस सिचुएशन के अंदर क्या होगा, इस तरीके की सिचुएशन में नो सोल्यूशन आता है, ठीक है, उसका अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन होता है। तो बेटा इस टेबल को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये आपकी बुक में दिया हुआ है, इसको आप ध्यान से देख लेना, ठीक है। ये बुक से ही मैंने एज इट इज वैल्यूज उतार के वो आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेरी पुट कर सकते हैं। आप देखिए, उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, बुक से ही उतारे हैं, मेरे सारे नोट्स बुक से ही होते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा है फ्रॉम द टेबल अबव यू कैन ऑब्जर्व दैट इफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन, मतलब आप ये जो टेबल है ऊपर, इससे आपने क्या ऑब्जर्व किया, क्या इससे आपने ऑब्जर्व किया, क्या पहचाना, यहाँ पर ये पहचाना आपने कि अगर लाइंस जो होती हैं वो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग होती हैं, जैसे ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी A1 x प्लस B1 y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 एंड A2 x प्लस B2 y प्लस C2 इज इक्वल टू 0, ये क्या थी बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म थी, ठीक है। तो आर इसका मतलब इंटरसेक्टिंग किस सिचुएशन होते बेटा, आपको ये चीज ध्यान रखनी है। आपकी लाइंस इंटरसेक्टिंग कब होंगी, जब A1 डिवाइडेड बाय A2 इज नॉट इक्वल टू B1 डिवाइडेड बाय B2 होगा, यानी A1 और A2 की A1 डिवाइडेड बाय A2 की जब वैल्यू निकालते हो, अगर उसकी वैल्यू B1 डिवाइडेड बाय B2 की वैल्यू के नॉट इक्वल आती है, तो उस सिचुएशन में आपकी जो लाइंस होंगी एक दूसरे को कट करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। कोइंसिडेंट लाइंस कब होंगी बेटा, जब A1 डिवाइडेड बाय A2 की वैल्यू निकालते हो, B1 डिवाइडेड बाय B2 की वैल्यू निकालते हो, C1 डिवाइडेड बाय C2 की वैल्यू निकालते हो, और इन तीनों की वैल्यू आपस में इक्वल आती हैं, उस सिचुएशन के अंदर यहाँ पर कोइंसिडेंट होंगी, ठीक है। और उसके बाद पैरेलल लाइंस कब होंगी, जब A1 डिवाइडेड बाय A2 इक्वल होगा B1 डिवाइडेड बाय B2 के, बट इन दोनों की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू C1 डिवाइडेड बाय C2 होगी। तो उस केस में, उस सिचुएशन में यहाँ पर आपकी लाइंस किस टाइप की होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैंने आपको बेसिक चीज थी जिसके ऊपर चैप्टर जो है हमारा आधारित है, बेस्ड है, वो मैंने आपको पूरा बता दिया। उसके अलावा यहाँ पर सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, इसका सॉल्यूशन 3 तरीके से निकालेंगे बेटा। एक तो आप करेंगे ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड जो है आपका एक्सरसाइज 3.1 बेस्ड है, ठीक है। इसके ऊपर आप इसके बेस पर आप पढ़ेंगे पूरी एक्सरसाइज 3.1, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है आपका एक्सरसाइज 3.2 है, इसके बेस पर 3.2 है। और उसके बाद पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड के ऊपर आपकी एक्सरसाइज 3.3 है। तो ये तीनों एक्सरसाइज, ये जो 3 मेथड है इनके ऊपर बेस्ड है। एक मेथड से आपकी पूरी एक एक्सरसाइज कवर हो जाएगी, सेकंड मेथड से पूरी सेकंड एक्सरसाइज कवर हो जाएगी, और थर्ड मेथड से आपकी थर्ड एक्सरसाइज कवर हो जाएगी। फर्स्ट एक्सरसाइज को करने के लिए हमें ग्राफ की जरूरत होगी, ठीक है जी। बहुत ईजी चैप्टर है, टेक माई वर्ड्स। अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे, वीडियोस को अच्छे से देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, तो आप अच्छे से अपने अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। और बेटा खाली एनसीईआरटी करने से नहीं होगा, जब आप एनसीईआरटी
विद सॉल्यूशंस एनसीईआरटी को कम से कम आप करना 3 से 4 बार तो जरूर करना। उसके बाद अब एक्स्ट्रा बुक्स करना, जैसे एक्स्ट्रा बुक में आप RS अग्रवाल कर सकते हैं, RD शर्मा कर सकते हैं, ठीक है जी। इस तरीके की और भी बुक्स आती हैं, 10 ईयर आते हैं, तो इस तरीके से काफी बुक्स आती हैं। 10 ईयर अब नहीं बोला जाता, अब एग्जाम आइडिया बोला जाता है। तो इस तरीके की बुक्स लेकर खासकर RD शर्मा या RS अग्रवाल इसमें से जरूर कुछ करना, ठीक है। तो इसके बेस पर आप अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हो, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको अच्छे तरीके से। तो इसके साथ ही बेटा मैंने यहाँ पर आपको एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ्स चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, इसका इंट्रोडक्शन का पार्ट 1 पूरा कंप्लीट करा दिया है। अब जो इसके बाद में वीडियो अपलोड करूंगी वो पार्ट 2, उसमें 5 एग्जांपल्स होंगे और उसके बाद अगली वीडियो में 5 एग्जांपल्स और होंगे, जिससे कि आप पूरा चैप्टर जो है इजीली समझ सकते हैं और फिर आप एक्सरसाइज करेंगे तो ऑब्वियसली और ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। तो इसके साथ ही बेटा मैंने ये पूरी चीज आपकी कंप्लीट की है। इंट्रोडक्शन पार्ट 1 क्लास 10 चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है जी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पुराने भी हैं बेटा, और अगर आप लोगों को मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगता है और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ DIY के साथ शेयर कीजिए, ठीक है जी। और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में क्वेरी पुट कर सकते हैं, जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट है या कोई भी कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो मैं दोबारा से आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस बेटा, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।